दोस्तों, स्टोरी शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये बात पिछले साल की है। अक्सर लोग मुझसे अपनी आप बीती शेयर करते हैं, लेकिन पिछले महीने एक ईमेल आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ईमेल भेजने वाले ने साफ लिखा था कि मैं उसका नाम और उसकी जगह का नाम सामने न लाऊं। मैंने बहुत कोशिश की उससे फ़ोन पर बात करने की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, जो मेरे साथ हुआ वो मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया को पता चलना चाहिए कि रात के अंधेरे में क्या मुमकिन है। बात शुरू होती है उस लड़के से। उसका नाम हम अमित मान लेते हैं। अमित दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। नया नया ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसे रहने के लिए एक पुराना सरकारी क्वार्टर मिला। क्वार्टर काफ़ी पुराना था। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और घर के पीछे एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़। शुरुआत के 2-3 दिन सब नॉर्मल था। अमित दिन भर ऑफिस में रहता, शाम को थका हारा आता, खुद खाना बनाता और सो जाता। तीसरे या चौथे दिन की बात है। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। अमित की अचानक आँख खुली। कोई आवाज़ नहीं हुई थी, कोई आहट नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी नज़र कमरे के कोने में गई, उसके पैर ठंडे पड़ गए। वहाँ अंधेरे में कोई बैठा था, कोई बहुत दुबला पतला इंसान जो घुटने मोड़कर अपने सिर को घुटने के बीच छुपा फर्श पर बैठा हुआ था। अमित को लगा कि शायद उसका वहम है, खिड़की से आती किसी परछाई का कमाल है। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। वो परछाई बनी थी, और इस बार उस आकृति ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया। अमित ने मुझे बताया कि उस अंधेरे में भी उसे उस चेहरे की आंखें साफ चमकती हुई दिख रही थी। वो आंखें इंसानी नहीं थी, उनमें एक अजीब सी खालीपन था, एक ऐसी तड़प जो डरा देने वाली। अमित के गले से आवाज़ नहीं निकली। वो बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने हिम्मत जुटाई, हाथ बढ़ाकर बैक साइड टेबल पर रखा, मोबाइल उठाया, और जैसे ही उसकी स्क्रीन की लाइट कोने पर चमकी, वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल खाली कोने। अमित ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि ऑफिस के काम से स्ट्रेस की वजह से उसे हेलुसिनेशन हुआ है। उसने पानी पिया और खुद को तसल्ली देकर सो गया। लेकिन असली कहानी तो अगले दिन शुरू होनी थी। अगली सुबह जब अमित दूध वाले से दूध ले रहा था, तो उसने बातों बातों में पूछ लिया कि इस क्वार्टर में पहले कौन रहता था। दूध वाले ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, फिर इधर इधर उधर देखकर बहुत दबी आवाज में बोला, बाबूजी, इस मकान में जो भी आता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। 3 साल पहले यहाँ एक क्लर्क आए थे। वो रात को सोते ही नहीं थे। कहते थे कि कोई उनके कमरे के कोने में बैठकर रात भर उन्हें घूरता है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दूध वाले से पूछा, फिर क्या हुआ उसका। दूध वाले ने जो बताया, उसने अमित के होश उड़ा दिए। उसने कहा, एक रात को तड़के मारे घर से बाहर भागे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गए थे। अमित उस दिन ऑफिस तो गया, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस घर को छोड़ दे या वहाँ रुक कर देखे कि आखिर माजरा क्या है। खैर, शाम हुई, अंधेरा बढ़ा, और अमित भारी कदमों से वापस उसी क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात होने वाली। अमित शाम को जब घर लौटा, तो पूरे रास्ते उसके दिमाग में दूध वाले की वही बात गूंज रही थी। कोई उनके कमरे के कोने में बैठकर रात भर उन्हें घूरता है। उसने घर का ताला खोला। अंदर जाते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे किसी बंद पड़े तहखाने की महक होती है, सीलन और पुरानी भूल जैसी।
उसने हिम्मत जुटाई, सारे कमरों की लाइटें जलाई और पंखे फुल स्पीड पर चला दिए। उसने खुद से कहा कि ये सब सिर्फ उसका डर है। तू दूध वाले की बातों को सुनकर और बता गया। रात के करीब 10:30 बजे अमित ने खाना खाया। वो सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने हॉल में बैठकर टीवी चालू कर दिया ताकि घर में थोड़ी आवाज़ रहे। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे पूरे घर की लाइट अचानक चली गई। सिर्फ टीवी ही नहीं, पूरे क्वार्टर की बिजली गुल हो गई। अमित ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, कॉलोनी के बाकी घरों में लाइट आ रही, यानी सिर्फ उसकी क्वार्टर की लाइट नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही वो इन्वर्टर चेक करने के लिए मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि इन्वर्टर तो पूरी तरह से डेड हो चुका था। उसकी लाल बत्ती भी नहीं जल रही थी। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें आपको खुद के दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगे। अमित मोबाइल की टॉर्च लेकर वापस अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि बेड पर लेटकर सुबह होने का इंतजार करेगा। उसने चादर ओढ़ी और आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बेडरूम के ठीक बाहर यानी हॉल से आ रही। ऐसा लगा जैसे कोई फर्श पर घिसट घिसट कर चल रहा हो, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। सर सर। अमित का पूरा बदन पसीने से भीग गया। वो बिल्कुल सीधा लेट गया। सांसें रोककर वो आवाज़ धीरे धीरे हॉल से निकलकर उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अमित ने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी ताकि उस चीज को ये न पता चले कि वो जाग रहा है। कमरे के दरवाजे पर आकर वो आवाज़ रुक गई। अमित ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। कमरे के दरवाजे पर बाहर की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि एक साया खड़ा था। नहीं, वो खड़ा नहीं था, वो बहुत अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे उसके सारे जोड़ उल्टे मुड़े हुए हों। वो साया बहुत धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए कमरे के अंदर आने लगा। वो सीधे अमित के बेड की तरफ आ रहा था। वो दीवार के सहारे रेंगते हुए ठीक उसी के कोने की तरफ बढ़ रहा था जहां उसने पिछली रात उस आकृति को देखा था। अमित ने झपकी मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे की तापमान इतनी तेजी से गिरा कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। करीब 10 मिनट तक कमरे में कोई आवाज़ नहीं हुई। अमित को लगा कि शायद वो चीज चली गई। उसने बहुत धीरे से सिर्फ एक आंख खोलकर उस कोने की तरफ देखा। वो चीज जहाँ बैठी थी घुटने मोड़े से झुकाए, लेकिन इस बार एकदम बदलाव था। पिछली रात वो अमित से काफी दूर कोने के फर्श पर बैठी थी, लेकिन इस बार वो कोने से सरक के अमित के बेड के ठीक पास आ चुकी थी। उसका सिर अमित के सिरहाने से महज 2 फीट की दूरी पर था। अमित को उस चीज की सांस लेने की आवाज आ रही थी, बहुत ठंडी, लंबी और भारी सांसें, जैसे कोई बहुत पुराना थका हुआ इंसान हाँफ रहा हो। अमित बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसे पता था कि अगर उसने जरा सी भी हलचल की तो वो चीज उस पर टूट पड़ेगी। पूरी रात अमित उसी हालात में बिना हिले डुले मौत के साए में लेटा रहा। वो चीज वहीं बैठकर रात भर उसकी सांसों को गिनती रही। सुबह के ठीक 5 बजे जैसे ही दूर किसी मंदिर से लाउड स्पीकर पर सुबह की आरती की हल्की सी आवाज आई, कमरे की हवा अचानक हल्की हो गई। अमित ने आंखें खोली। कमरा बिल्कुल खाली था। बाहर सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। अमित बेड से उठा। उसने अपनी चप्पल तक नहीं पहनी। वो उसी हालात में भागता हुआ घर से बाहर निकला और सीधे मेन रोड की तरफ दौड़ पड़ा।
उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन अमित को ये नहीं पता था कि वो चीज सिर्फ उसके घर तक नहीं सीमित थी। अमित उस सुबह बिना चप्पल पहने पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीधा बस स्टैंड पहुंचा। सुबह के 5:15 बजे पहली बस जो हुई दिल्ली की तरफ जा रही थी, वो उसमें बैठ गया। बस में बैठते ही जब उसने अपनी जेब टटोली तो खुशकिस्मती से उसका मोबाइल और वॉलेट जेब में ही था। उसका पूरा बदन अभी भी कांप रहा था। बस के काफी पैसेंजर उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर हवाइयाँ उलझी और पैरों में चप्पल कपने में। लेकिन अमित को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस उस खौफनाक क्वार्टर से दूर जाना था। करीब 2.5 घंटे बाद जब बस दिल्ली पहुंची तो अमित सीधे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर गया। दोस्त ने जब उसकी हालत देखी तो वो दंग रह गया। अमित ने उसे पूरी बात बताई। दोस्त ने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दी और कहा, भाई तू डिप्रेशन में है या शायद उस पुराने घर की सीलन और अकेलेपन की वजह से तुझे कुछ वहम हुआ है। तू 2-3 दिन नहीं, जो सब ठीक हो जाएगा। अमित को भी लगा कि शायद दिल्ली की भीड़-भाड़ और दोस्त के साथ रहने से वो सब खौफ से बाहर निकल आएगा। उस दिन उसने ऑफिस से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली। दिन भर दोनों दोस्त ने बातें की, बाहर घूमकर आए और अमित का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगने लगा कि वो चीज वाकई उसी पुराने सरकारी क्वार्टर में थी और अब वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर दिल्ली सुरक्षित है। रात के करीब 11 बजे दोनों सोने की तैयारी करने लगे। दोस्त का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। फ्लैट छोटा था, एक छोटा सा हॉल और उससे जुड़ा हुआ बेडरूम। दोस्त बेडरूम में सो गया और अमित के लिए हॉल में सोफे पर बेड लगा दिए। हॉल की बालकनी का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके कांच से बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंदर आ रही थी। अमित सोफे पर लेटा और उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि आज कई दिनों बाद वो सुकून से सो पाएगा। रात के करीब 2 बजे अमित की नींद खुली। नींद खुलते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ठीक वैसी ही ठंडक जैसी उसे उस क्वार्टर में महसूस होती थी। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, नहीं मेरा बहन, मैं दिल्ली में हूँ, चौथी मंजिल पर, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे वो आवाज़ सुनाई दी, सर सर। ये आवाज़ बालकनी की तरफ से आ रही थी। अमित ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बालकनी के कांच वाले दरवाजे की तरफ देखा। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बालकनी के कांच पर 2 हाथ चिपके हुए थे, बहुत दुबले पतले और लंबे, मटमैले रंग के हाथ, जिनकी उंगलियों के नाखून अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। वो हाथ कांच पर धीरे धीरे घिसट रहे थे, जैसे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे हो। चौथी मंजिल की बालकनी पर बाहर की तरफ कोई खड़ा था। अमित की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। वो चीखना चाहता था, अपने दोस्त को आवाज़ देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वो हाथ कांच पर घिसटना बंद हो गया और बालकनी के कांच के पार से एक चेहरा बहुत धीरे से उभर कर उठा। अंधेरे में वही दो चमकती हुई खाली आंखें सीधे अमित को घूर रही थी। वो चीज कांच के बिल्कुल पास अपना चेहरा ले आई। अमित ने देखा कि उस चीज के होंठ बहुत अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे वो बिना कोई आवाज किए अमित से कुछ कह रही है। अमित ने डर के
मारे कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। वो कांप रहा था, रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो चीज उस घर की दीवारों में नहीं थी, वो चीज अमित के पीछे पड़ चुकी थी। अमित कंबल के अंदर दुबका हुआ था। तभी उसे अपनी बहुत पास सोफे के ठीक बगल से एक आवाज़ आई। कांच का वो दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर भी कमरे के अंदर से किसी को भारी सांस लेने की आवाज़ आने लगी। वो ठंडी हाथ की हुई सांसें जो अमित के बिल्कुल कान के पास महसूस हो रही थी। अमित कंबल के अंदर पूरी तरह जड़ हो चुका था। वो ठंडी भारी सांसें उसके कान के इतने पास थी कि उसे अपनी गर्दन पर बर्फ जैसी हवा महसूस हो रही थी। वो समझ गया था कि अगर उसने कंबल हटाया तो वो सीधा उस चीज के चेहरे के सामने होगा। उसी खौफ के साए में न जाने कब डर और मानसिक थकावट की वजह से अमित की आंख लग गई। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में सूरज की तेज धूप आ रही थी। अमित ने धीरे से कंबल हटाया। कमरा बिल्कुल साफ था। उसका दोस्त किचन में चाय बना रहा था। अमित भागता हुआ बालकनी के पास गया। बालकनी का कांच का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उस कांच के दरवाजे की तरफ से धूल और सीलन से सने हुए दो हाथों के निशान साफ छपे हुए थे। यानी वो चीज रात को सिर्फ बाहर नहीं थी, वो अंदर आ चुकी थी। अमित ने तय कर लिया कि अब वो इस खौफ के साथ और नहीं जी सकता। उसने दिल्ली के एक बहुत जाने माने तांत्रिक और ऊर्जा के बारे में सुना था। वो बिना अपने दोस्त को कुछ बताए सीधे उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक का आश्रम दिल्ली के बाहरी इलाके में एक शांत जगह पर था। अमित ने वहां जाकर उस बुजुर्ग तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस सरकारी क्वार्टर से लेकर कल रात बालकनी तक की बात। तांत्रिक ने बहुत ध्यान से अमित की बात सुनी, उसकी आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, वो कोई मामूली साया नहीं है। वो एक अतृप्त आत्मा है जो सालों से उस क्वार्टर के कोने में कैद थी। जब तुमने पहले दिन उसे देखा और उससे डरे तो तुम्हारे उसी डर ने उसे आजाद कर दिया। अब वो तुमसे जुड़ चुकी है। अमित रोने लगा। उसने तांत्रिक के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे बचाइए, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं क्या करूं? तांत्रिक ने अमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ। इसका एक ही इलाज है। आज रात तुम्हें वापस उसी सरकारी क्वार्टर में जाना होगा। तुम्हें ठीक रात के 12 बजे उसी कोने के सामने बैठकर इस अभिमंत्रित धागे और राख से एक घेरा बनाकर जब वो चीज तुम्हारे सामने आए तो बिना डरे उसकी आंखों में देखना और ये मंत्र पढ़ना। वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम डर गए या तुमने आंखें बंद कर ली तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अमित के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भारी मन से उसी शाम वापस उस 80 किलोमीटर दूर कस्बे वाले सरकारी क्वार्टर में पहुंच गया। रात के ठीक 12:15 बजे पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। अमित ने बेडरूम के उसी कोने के फर्श पर तांत्रिक की दी गई राख से एक घेरा बनाया और खुद उसके बीच में बैठ गया। उसके हाथ में भी अभिमंत्रित धागा था। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अमित के मुंह से भाप निकलने लगी। और तभी ठीक उसके सामने उस कोने के अंधेरे में से वो आकृति उभरने लगी। वही दुबला पतला शरीर, वही
मटमैली चमड़ी और वही दो खाली चमकती हुई आंखें। वो चीज़ बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अमित के बनाए हुए घेरे के ठीक पास आकर रुक गई। अमित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाए। लेकिन उसे तांत्रिक की बात याद थी, डरना नहीं, आंखें नहीं चुरानी। अमित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, सीधे उस भयानक चेहरे की आंखों में देखा और तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही अमित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो चीज चटपटाने लगी। उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं थी, एक गूंजती हुई कान फाड़ देने वाली चीख। वो चीज हवा में तड़पने लगी, उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा। अमित बिना रुके लगातार मंत्र पढ़ रहा था। धीरे धीरे वो शायद जिंदा होने लगा, उसकी चीखें कम होने लगी और करीब 5 मिनट के तड़पने के बाद वो चीज पूरी तरह से हवा में गायब हो गई। कमरे का सन्नाटा वापस लौट आया, हवा नॉर्मल हो गई। अमित ने एक बहुत लंबी और गहरी राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सब कुछ खत्म हो चुका था, वो जीत गया था। उसने उस खौफ को हमेशा के लिए हरा दिया था। वो खुशी खुशी अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, कमरे के दरवाजे के पास लगे बड़े से शीशे पर उसकी नज़र पड़ी और शीशे में जो दिखा उसे देखकर अमित के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। शीशे में अमित का अपना चेहरा नहीं था। शीशे के अंदर अमित के शरीर के ऊपर उसी खौफनाक चीज का चेहरा लगा हुआ था और उसकी वही दो खाली चमकती हुई आंखें सीधे अमित को घूर रही थी। तभी अमित को एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर अभी इस तरीके से मुड़ने लगे हैं। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो चीज़ गायब नहीं हुई थी, वो अमित के शरीर के अंदर समा चुकी थी। अमित का असली बगीर, उसकी असली आत्मा अब वो हमेशा के लिए उस कमरे के उसी अंधेरे कोने में कैद हो चुकी थी। घुटने मुड़े, सिर झुकाए, अपने अगले शिकार के इंतजार में। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। शुक्रिया, धन्यवाद।